क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा एम्बिशियस और अनप्रेडिक्टेबल इंसान इलॉन मस्क असल में इतना अलग क्यों है? ये आदमी जो एक वक्त पे साउथ अफ्रीका के एक बुलीड अकेला बच्चा था, आज दुनिया के सबसे पावरफुल टेक विजनरी बन गया है। इलेक्ट्रिक कार से लेकर स्पेस रॉकेट्स तक हर जगह इसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। पर उसके पीछे जो कहानी है वो दर्द, स्ट्रगल और एक अजीब सी मैडनेस से भरी है। इलॉन मस्क कहते हैं, मैंने अगर किसी को हर्ट किया है तो बस ये याद रखना, मैंने इलेक्ट्रिक कार दोबारा बना दी और लोगों को मार्स भेजना स्टार्ट कर दिया। ये लाइन उनकी पर्सनालिटी को परफेक्टली डिफाइन करती है। एक साइड पे वो दुनिया बदलने का मिशन रखता है और दूसरी साइड पे खुद के इमोशन से लड़ता रहता है। इलॉन का बचपन साउथ अफ्रीका के एक वायलेंट एनवायरनमेंट में गुजरा। जब वो छोटे थे उन्होंने बुलिंग, फाइट्स और डर देखा। 12 साल की उम्र में उन्हें एक सर्वाइवल कैंप भेज दिया गया जहां बच्चों को लड़ने के लिए एनकरेज किया जाता था। पहली बार इलॉन पिट गए क्योंकि वो कमजोर और ऑकवर्ड थे, लेकिन 16 साल तक उन्होंने जूडो सीख लिया और जब नेक्स्ट टाइम किसी ने उन्हें बुली किया तो इलॉन ने उसके नाक पे जोर से पंच मारा। उनका रूल सिंपल था, अगर कोई तुम्हें तंग करे तो सीधा उसके नाक पे मारो, दोबारा वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। उनके पापा एरोल मस्क एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान थे, ब्रिलियंट इंजीनियर लेकिन इमोशनली क्रूअल। इलॉन कहते थे उन्होंने बचपन में सबसे ज्यादा दर्द अपने फादर से सीखा। एरोल उन्हें वर्बली अब्यूज करते थे, चिल्लाते थे, उनकी इंसल्ट करते थे। जब इलॉन हॉस्पिटल से लौट के आए एक बार पिटाई के बाद, उनके पापा ने उन्हीं को डांटा, बोला तुम किसी काम के नहीं हो। ये बातें इलॉन के दिल में बैठ गई थी। इलॉन की माँ मे मस्क एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग औरत थी। वो एक मॉडल भी थी और डाइटिशियन भी। डिवोर्स के बाद उन्होंने 3 बच्चों को अकेला पाला। उन्होंने इलॉन को सिखाया कि किसी से एक्सपेक्ट मत करो, खुद अपना सोल्यूशन ढूंढो। शुरू में पैसे कम थे, घर छोटा था, पर मे ने कभी गिव अप नहीं किया। इलॉन का माइंड बचपन से ही अलग चल रहा था। दूसरे बच्चे खेलते थे और वो किताब पढ़ता था। वो हर चीज के पीछे क्यों पूछता था, यूनिवर्स क्यों है, लाइफ का मतलब क्या है। उनके टीचर्स को लगता था कि वो स्लो है, पर असल में वो अपनी सोच की दुनिया में खो गया था। उनको कोडिंग और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर खरीदा, एक कॉमोडोर VIC-20। 3 दिन में ही उन्होंने प्रोग्रामिंग सीख ली। 12 साल में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टा बनाया और मैगजीन को बेचा, $500 मिले। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा गीक एक दिन दुनिया के सबसे पावरफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा। इलॉन का लाइफ हमेशा रिस्क और एडवेंचर से भरा रहा। ये उनके फैमिली के ब्लड में था। उनके नाना जोशुआ हाल्डमैन कनाडा के एक डेयरिंग इंसान थे। एक दिन उन्होंने प्लेन खरीद लिया, खुद ही उड़ाना सीख लिया और पूरी फैमिली के साथ अफ्रीका तक उड़ा ले गए। वो हर साल डेजर्ट एक्सपीडिशन पे जाते थे, जहां गन के साथ सोता था और जंगल में खाना खाता था। इलॉन कहते हैं एडवेंचर का असली मजा रिस्क में होता है। शायद इसी वजह से वो मार्स तक पहुंचने का सपना देखते हैं। बचपन में इलॉन काफी अकेला रहता था। उसके पास फ्रेंड्स नहीं थे। स्कूल में बुलिंग होती थी। एक बार कुछ बच्चों ने उसका चेहरा इतना मारा कि पहचान में नहीं आता था। आज भी उनके नाक की सर्जरी चालू है। शायद इसीलिए उन्होंने दर्द से लड़ना सीख लिया। इमोशनली वो अपने अंदर बंद हो गए। फियर को निकाल दिया, पर हैप्पीनेस को महसूस करना भूल गए। यही चीज आज उन्हें फियरलेस बनाती है, लेकिन इंसानियत से थोड़ा दूर भी कर देती है। इलॉन का एक ऑब्सेशन था, दुनिया को बदलना। उन्हें लगता था उनका मिशन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि फ्यूचर बनाना है। जब वो छोटे थे उन्होंने स्पेस और AI पे साइंस फिक्शन पढ़ी, द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, फाउंडेशन सीरीज और द मून इज अ हार्श मिस्ट्रेस। ये बुक्स उन्हें इंस्पायर करती थी सोचने के कि हम इंसान अपनी कॉन्शियसनेस का यूज करके यूनिवर्स के बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया कि स्पेस ट्रैवल और AI इंसानियत के एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है। पर उस वक्त उनके पास कुछ नहीं था, ना पैसा ना कनेक्शंस। जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो साउथ अफ्रीका छोड़ देंगे, सबने मना किया, लेकिन इलॉन रुकने वालों में से नहीं थे। 17 साल की उम्र में वो अकेला कनाडा निकल गए, सिर्फ $2000 के साथ। उन्होंने फार्म्स पे काम किया, बॉयलर साफ किए और रिस्क भरे जॉब्स लिए। उनके पास घर नहीं था, पर सपना था एक दिन दुनिया बदल देना। वो कहते हैं जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब तुम्हें सब कुछ करने की फ्रीडम मिलती है। कनाडा आने के बाद इलॉन मस्क ने रियलाइज किया कि दुनिया इतनी खतरनाक भी नहीं है जितनी उनके बचपन में थी। पर उन्होंने जल्दी समझ लिया कि सर्वाइवल यहाँ भी मुश्किल है। पैसा कम था, अपार्टमेंट छोटा और खाना अफोर्ड करना भी टफ था। उनके पास सिर्फ एक काउच था जहां वो सोते थे और सुबह उठ के लाइब्रेरी या जॉब के लिए निकल जाते थे। लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी हंगर थी, सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, कुछ बड़ा करना है। इलॉन ने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की,
पहले उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी किंगस्टन में एडमिशन लिया। वहां उन्होंने एक नया वर्ल्ड देखा, स्मार्ट लोग, पार्टीज और एक सोशल लाइफ जो पहली बार उनके लिए न्यू थी। पर उन्होंने अपना फोकस लूज नहीं किया। उनको बुक्स और साइंस से प्यार था। उन्हें बिजनेस और फिजिक्स दोनों पसंद थे, इसलिए उन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े। क्वींस यूनिवर्सिटी में ईलॉन थोड़ा कॉन्फिडेंट होने लगे। पहली बार उनके कुछ दोस्त बने, जैसे नवीद फारूक, जो उनके जैसा ही साइंस और स्पेस का दीवाना था। दोनों बोर्ड गेम्स खेलते, साइंस फिक्शन डिस्कस करते और फ्यूचर के बारे में बड़े बड़े प्लान्स बनाते। ईलॉन कहते थे, मैं किसी और के लिए काम नहीं कर सकता, मुझे अपना बॉस खुद बनना है। 2 साल बाद ईलॉन ने डिसाइड किया कि अब उन्हें और बड़ा स्टेप लेना है। उन्होंने ट्रांसफर ले लिया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। यहाँ उन्होंने डबल डिग्री ली, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। उन्हें लगता था कि अगर फ्यूचर बनाना है तो एनर्जी और बिजनेस दोनों समझना जरूरी है, क्योंकि आइडिया बनाना आसान है लेकिन उसको रियलिटी में लाना बिजनेस के बिना मुमकिन नहीं। पेंसिल्वेनिया में उन्होंने हॉस्टल लाइफ एंजॉय की, पर उनके स्टैंडर्ड्स अलग थे। जब दूसरे स्टूडेंट्स पार्टीज करते, ईलॉन रिसर्च पेपर्स पढ़ते। वो लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते, लेक्चर्स के बाद एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज लिखते। उनका एक पेपर था द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर, जिसमें उन्होंने लिखा कि फ्यूचर में हम सैटेलाइट से सोलर एनर्जी अर्थ पे भेज सकते हैं। उस वक्त ये आइडिया साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन आज वो कॉन्सेप्ट रियल बन रहा है। उनके दोस्तों कहते थे, ईलॉन कभी रिलैक्स नहीं करता। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो तब तक नहीं सोता जब तक सोल्यूशन नहीं मिल जाता। उनका ऑब्सेशन ही उनका फ्यूअल था। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें वॉल स्ट्रीट से ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिए। वो सिलिकॉन वैली जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा यहाँ टेक्नोलॉजी का नया युग शुरू हो रहा है। इंटरनेट एक रेवोल्यूशन बन रहा था और ईलॉन उसका पार्ट बनना चाहते थे। 1995 में ईलॉन स्टैनफोर्ड आए पीएचडी करने, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने प्रोग्राम छोड़ दिया। वो कहते हैं, मैंने रियलाइज किया कि रिसर्च काम तो जिंदगी भर कर सकता हूँ, लेकिन ये इंटरनेट रेवोल्यूशन दोबारा नहीं आएगा। उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, Zip2। Zip2 का आइडिया सिंपल था, लेकिन उस टाइम रेवोल्यूशनरी था। ये बेसिकली एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी थी, जिसमें मैप्स और लोकल लिस्टिंग्स कंबाइन किए गए थे। एक तरह का अर्ली वर्जन गूगल मैप्स प्लस येल्प जैसा। ईलॉन और किम्बल एक छोटे से ऑफिस में रहते, वहीं सोते और YMCA जाके शावर लेते। ऑफिस में बस एक कंप्यूटर और एक ड्रीम था। उन्होंने अपना कोड खुद लिखा। जब इन्वेस्टर्स मीटिंग के लिए आते, ईलॉन उनके सामने स्लीपलेस आईज और हुडी पहने खड़ा होता, लेकिन जब प्रोडक्ट दिखाता सब शॉक हो जाते। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन विजन था। पहले इन्वेस्टर्स से उन्हें सिर्फ $3000 मिले, फिर थोड़ा थोड़ा फंड आने लगा। ईलॉन के लिए हर पैसा इंपॉर्टेंट था। वो खुद कंपनी के सर्वर सेटअप करते, कस्टमर कॉल्स लेते और रात भर कोडिंग करते। जब इंजीनियर्स घर चले जाते, वो उनका कोड चेक करके खुद रीराइट करते। यही उनका स्टैंडर्ड था, परफेक्शन या कुछ भी नहीं। उनका एक रूल था, अगर कुछ इम्पॉसिबल लगता है तो बस प्रूव कर दो कि वो पॉसिबल है। यही उनकी वर्किंग स्टाइल थी, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन। थोड़ा टाइम बाद उन्होंने इन्वेस्टर्स कन्विंस किए और $3 मिलियन इन्वेस्टमेंट मिली। ईलॉन को लगता था अब उनकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन उनके इन्वेस्टर्स ने उन्हें CEO के पोस्ट से हटा दिया और सिर्फ CTO बना दिया। ईलॉन ने सोचा शायद प्रोडक्ट पे फोकस मिलेगा, पर अंदर से वो तोड़ दिए गए। उनको रियलाइज हुआ कि अगर तुम फाउंडर हो लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में हो तो तुम्हारी क्रिएशन तुम्हारे सामने बदल जाती है। फिर भी ईलॉन ने गिव अप नहीं किया। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 खरीद लिया $307 मिलियन में। ईलॉन को उस डील से $22 मिलियन मिले। वो सिर्फ 27 साल के थे, पर उन्होंने ये पैसा पार्टी में नहीं उड़ाया। उन्होंने सोचा अब नेक्स्ट क्या। उनका जवाब था मनी सिस्टम इटसेल्फ बदलना। उन्होंने स्टार्ट किया X.com, एक ऑनलाइन बैंक जिसमें हर टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक प्लेटफॉर्म पे हो सकते थे। पैसे भेजना, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, सब कुछ। उस वक्त ये आइडिया फ्यूचर से भी आगे था। ईलॉन कहते थे, पैसा सिर्फ एक डिजिटल नंबर है, अगर डेटाबेस में सिक्योरली मैनेज हो जाए तो बैंकिंग इंस्टेंट और फ्री हो सकती है। X.com के नाम से लोग कंफ्यूज थे। कुछ को ये अडल्ट साइट जैसा लगता था, लेकिन ईलॉन को लगा ये बोल्ड और कूल नाम है। उन्होंने अपना ईमेल भी रखा e@x.com। X.com ने एक वायरल कैंपेन चालू किया, अगर तुम अपने दोस्त को रेफर करते दोनों को बोनस मिलता। ये वायरल हो गया। सबसे पॉपुलर फीचर था ईमेल से पैसे भेजना। जब eBay पर लोगों ने ये फीचर यूज करना स्टार्ट किया तब ये एक्सप्लोड हो गया। लेकिन कंपटीशन भी आ गया। एक और कंपनी थी कन्फिनिटी, जिसका प्रोडक्ट था पेपैल। X.com और पेपैल के बीच वॉर शुरू हो गई। कौन ज्यादा फास्ट, कौन ज्यादा सिक्योर, कौन ज्यादा यूजर्स लाए। दोनों साइट्स के सर्वर्स ओवरलोड हो रहे थे। ईलॉन ने बोला हम मर्ज करते हैं, कंपटीशन खत्म करते हैं।
और हुआ भी ऐसा, X.com और पेपैल मर्ज हो गए। पर मर्ज के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स और बड़े हो गए। ईलॉन फ्यूचरिस्टिक सोच रहा था, लेकिन टीम प्रैक्टिकल थी। उन्हें पेपैल नाम ज्यादा रिलायबल लगा, ईलॉन को X.com ज्यादा कूल। वो सीईओ थे, पर उनके डिसीजंस पे कांस्टेंट ऑपोजिशन थी। जब ईलॉन हनीमून पे गया ऑस्ट्रेलिया, तब कंपनी के बोर्ड ने उन्हें क्वाइटली रिप्लेस कर दिया, पीटर थील को सीईओ बना दिया। ईलॉन जब वापस आए तो उन्होंने देखा उनकी सीट किसी और के पास है, पर उन्होंने फाइट नहीं की। उन्होंने बोला, मैं चाहता हूं कंपनी बचे, अगर मुझे हटाने से बचेगी तो ठीक है। वो एक लीडर थे जिनके लिए ईगो से ज्यादा मिशन इंपॉर्टेंट था। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। ईलॉन को उस डील से $250 मिलियन मिले। ये पैसा उनके लिए फ्रीडम था, फ्रीडम टू बिल्ड द फ्यूचर जिसका वो सपना बचपन से देख रहे थे। लेकिन इस विक्ट्री के साथ एक और इंसिडेंट हुआ। ईलॉन ने सोचा चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। वो वेकेशन पे गए ब्राजील और साउथ अफ्रीका, लेकिन वहां उन्हें मलेरिया हो गया। डॉक्टर्स ने गलत डायग्नोज किया, उनका लिवर ऑलमोस्ट फेल होने वाला था। आईसीयू में 10 दिन रहे। डॉक्टर्स ने कहा अगर थोड़ा लेट आते तो बचना मुश्किल था। जब वो रिकवर हुए, ईलॉन ने बोला, वेकेशन डेंजरस है, मुझे सिर्फ काम करना चाहिए। उनका फोकस और तेज हो गया। अब उनके पास पैसा था, लेकिन उससे भी बड़ा विजन था, ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लैनेटरी बनाना। अब ईलॉन का नेक्स्ट मिशन स्टार्ट होने वाला था, स्पेसएक्स और टेस्ला का। पेपाल बेचने के बाद ईलॉन मस्क के पास पैसा था, फेम थी और एक फ्रीडम भी थी कि अब वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, अब अगला बड़ा स्टेप क्या है। वो कहते थे, मुझे लगता है मैं एक पर्पस के लिए जिंदा हूँ, दुनिया को एक बेटर जगह बनाना। उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनका मिशन होगा स्पेस ट्रैवल को सस्ता बनाना और लाइफ को मल्टीप्लैनेटरी बनाना। 2001 के आसपास ईलॉन ने कुछ साइंटिस्ट्स और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना स्टार्ट किया कि मार्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। उनका आइडिया था मार्स ओएसिस, एक छोटा सा ग्रीन हाउस जिसमें प्लांट्स ग्रो कराएं ताकि लोग इंस्पायर होकर मार्स मिशन को सीरियसली लें। उन्होंने रशिया जाकर पुराने रॉकेट्स खरीदने की कोशिश की, लेकिन रशियन इंजीनियर्स ने उनका मजाक उड़ा दिया। एक मीटिंग में उन्होंने ईलॉन के सामने थूक तक दिया। ईलॉन चुप रहा, पर फ्लाइट से वापस आते वक्त उसने अपना लैपटॉप खोला और एक स्प्रेडशीट बनाई जिसमें लिखा, अगर मैं रॉकेट के पार्ट्स खुद बनाऊं तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी। उसने देखा रॉ मटेरियल सस्ते हैं, लेकिन रेडी रॉकेट 10x महंगा है। उस वक्त उसने डिसाइड किया, मैं खुद अपना रॉकेट बनाऊंगा। 2002 में उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, जिसे हम आज स्पेसएक्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया, बिना किसी इन्वेस्टर के। सब लोग उन्हें पागल कह रहे थे, लेकिन ईलॉन कहते थे, अगर कुछ फेल होने वाला लगता है तो वही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसी में ग्रोथ है। उन्होंने एक छोटा सा वेयरहाउस रेंट किया लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के पास। वहां उन्होंने इंजीनियर्स हायर किए, वो लोग जो इम्पॉसिबल करने से डरते नहीं थे। ईलॉन खुद चीफ इंजीनियर बने। उन्होंने कहा, हम सब कुछ खुद बनाएंगे, बाहर से पार्ट खरीदने के बजाय हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हर स्क्रू, हर वाल्व हमारी फैक्ट्री में बनेगा। वो रात दिन फैक्ट्री में रहते, कभी कभी वहीं सोते और हर डिजाइन चेक करते। अगर कोई इंजीनियर कह देता ये पॉसिबल नहीं है, तो ईलॉन का जवाब होता, ट्राई करो फिर डिसाइड करो। उन्होंने पहला रॉकेट डिजाइन किया, फैल्कन 1। नाम उन्होंने स्टार वॉर्स के शिप मिलेनियम फैल्कन से लिया। इन्होंने प्रोपल्शन हेड रखा टॉम म्यूलर, जो TRW में रॉकेट इंजन्स पे काम करता था। टॉम ने बोला, ये काम बहुत टफ है। ईलॉन ने कहा, टफ ही तो करना है। उन्होंने एक छोटा टेस्टिंग साइट बनाई टेक्सास में, जहां पहले इंजन एक्सप्लोड होते, फिर नए वर्जन बनाए जाते। उनका स्टाइल था फेल फास्ट, लर्न फास्टर। 2006 में फैल्कन 1 का पहला लॉन्च मार्शल आइलैंड्स के एक छोटी सी जगह से हुआ। सब लोग एक्साइटेड थे। ईलॉन ने अपने भाई किम्बल के साथ लास्ट मिनट बाइक राइड भी की ताकि स्ट्रेस कम हो। काउंटडाउन चला, रॉकेट लॉन्च हुआ, सब चीयर कर रहे थे, पर सिर्फ 25 सेकंड्स के अंदर इंजन फेल हो गया, रॉकेट हवा में ही फट गया। टीम सैड थी, ईलॉन चुप था, लेकिन उसने बोला, इट्स ओके, हमने पहले ही मान लिया था कि फर्स्ट लॉन्च फेल हो सकता है, अब हम सीखेंगे। टीम ने रात भर बीच पे रॉकेट के टुकड़े कलेक्ट किए और एनालाइज किया। नेक्स्ट मॉर्निंग ईलॉन फैक्ट्री आया और बोला, नेक्स्ट रॉकेट 6 महीने में रेडी चाहिए। किसी ने नहीं कहा इम्पॉसिबल, सबने बस काम शुरू कर दिया। 2007 में सेकंड लॉन्च हुआ। पहला स्टेज परफेक्ट गया, सबने शैंपेन खोला, लेकिन सेकंड स्टेज रोटेट होने लगी और रॉकेट ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा। अगेन फेलियर। ईलॉन ने फिर भी होप नहीं छोड़ी। उन्होंने बोला, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। फिर थर्ड लॉन्च हुआ 2008 में। इस बार तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। नासा का पेलोड भी था, एक सैटेलाइट और स्टार ट्रेक के एक एक्टर के एशेस भी। लेकिन एक छोटी सी ग्लिच ने सब खत्म कर दिया, रॉकेट फिर क्रैश हो गया।
अब स्पेसएक्स के पास पैसा खत्म था। इलॉन के पास 3 ही चांसेस थे और तीनों फेल हो गए। टीम थक गई थी, इन्वेस्टर्स डिसअपियर हो रहे थे, इलॉन ब्रोक था, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी। उसी वक्त टेस्ला भी क्राइसिस में थी। टेस्ला 2003 में स्टार्ट हुई थी। इलॉन ने जेबी स्ट्राउबल और मार्टिन एबरहार्ट के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार्स बनाना स्टार्ट किया। इलॉन ने पहले ही मीटिंग में कहा था, अगर हम फ्यूचर बचाना चाहते हैं तो पेट्रोल से दूर जाना होगा। उन्होंने इन्वेस्ट किया और टेस्ला मोटर्स का बोर्ड चेयरमैन बने। आइडिया था एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना, टेस्ला रोडस्टर। इलॉन परफेक्शनिस्ट था, वो छोटी से छोटी चीज पर्सनली डिसाइड करता। हेडलाइट्स का डिजाइन, सीट का एंगल, डैशबोर्ड का लुक। उन्होंने कहा कार ब्यूटीफुल लगनी चाहिए, बोरिंग नहीं। लेकिन जितनी डिजाइन चेंज होती गई, कॉस्ट बढ़ती गई। सप्लायर्स डिले कर रहे थे, प्रोडक्शन कॉस्ट डबल हो गया। टीम स्ट्रेस में थी। इलॉन हर मीटिंग में चिल्लाता, अगर फरारी ब्यूटीफुल हो सकती है तो इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं। 2007 तक सिचुएशन वर्स हो गई। कार्स डिलीवर नहीं हो रही थी और कंपनी के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का कैश बचा था। इलॉन ने अपने दोस्त एंटोनियो ग्रासियास को बुलाया, जिसे मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस था। उसने सिस्टम स्ट्रीमलाइन किया, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि हर वीक सर्वाइवल का फाइट लगता था। इलॉन के पर्सनल लाइफ भी क्रैश कर रही थी। उनका पहला बेटा नवादा 10 हफ्तों का था जब क्रिप डेथ से मर गया। इलॉन हॉस्पिटल में टूट गया, लेकिन उसने इमोशंस लॉक कर दिए। बाद में उन्होंने आईवीएफ से 5 सन्स पैदा किए, 2 ट्विंस और 3 ट्रिपलेट्स। लेकिन वाइफ जस्टीन के साथ उनका रिलेशनशिप खराब होता गया। 2008 तक डिवोर्स हो गया। इलॉन अकेला रह गया। दोनों कंपनीज क्राइसिस में, पैसे खत्म, फैमिली ब्रोकन। उसी वक्त टेस्ला भी क्राइसिस में थी। टेस्ला 2003 में स्टार्ट हुई थी। इलॉन ने जेबी स्ट्राउबल और मार्टिन एबरहार्ट के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार्स बनाना स्टार्ट किया। इलॉन ने पहले ही मीटिंग में कहा था, अगर हम फ्यूचर बचाना चाहते हैं तो पेट्रोल से दूर जाना होगा। उन्होंने इन्वेस्ट किया और टेस्ला मोटर्स का बोर्ड चेयरमैन बने। आइडिया था एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना, टेस्ला रोडस्टर। इलॉन परफेक्शनिस्ट था, वो छोटी से छोटी चीज पर्सनली डिसाइड करता। हेडलाइट्स का डिजाइन, सीट का एंगल, डैशबोर्ड का लुक। उन्होंने कहा, कार ब्यूटीफुल लगनी चाहिए, बोरिंग नहीं। लेकिन जितनी डिजाइन चेंज होती गई, कॉस्ट बढ़ती गई। सप्लायर्स डिले कर रहे थे, प्रोडक्शन कॉस्ट डबल हो गया। टीम स्ट्रेस में थी। इलॉन हर मीटिंग में चिल्लाता, अगर फरारी ब्यूटीफुल हो सकती है तो इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं। 2007 तक सिचुएशन वर्स हो गई। कार्स डिलीवर नहीं हो रही थी और कंपनी के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का कैश बचा था। इलॉन ने अपने दोस्त एंटोनियो ग्रासियास को बुलाया, जिसे मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस था। उसने सिस्टम स्ट्रीमलाइन किया, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि हर वीक सर्वाइवल का फाइट लगता था। इलॉन के पर्सनल लाइफ भी क्रैश कर रही थी। उनका पहला बेटा नवादा 10 हफ्तों का था जब क्रिप डेथ से मर गया। इलॉन हॉस्पिटल में टूट गया, लेकिन उसने इमोशंस लॉक कर दिए। बाद में उन्होंने आईवीएफ से 5 सन्स पैदा किए, 2 ट्विंस और 3 ट्रिपलेट्स। लेकिन वाइफ जस्टीन के साथ उनका रिलेशनशिप खराब होता गया। 2008 तक डिवोर्स हो गया। इलॉन अकेला रह गया। दोनों कंपनीज क्राइसिस में, पैसे खत्म, फैमिली ब्रोकन। 2008 के अगस्त में 3rd फैल्कन 1 फेल होने के बाद इलॉन ने बोला, बस एक लास्ट चांस बचा है। टीम ने बोला, सर हमारे पास पार्ट्स तो हैं, लेकिन टाइम सिर्फ 6 हफ्तों का है। इलॉन ने कहा, कुछ भी हो जाए हम करेंगे। सब ने नॉन स्टॉप काम किया, रात दिन फैक्ट्री और आइलैंड पे रहते। हर टेस्ट एक रिस्क था। और 28 सितंबर 2008 को फैल्कन 1 फाइनली सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। रॉकेट ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेसएक्स हिस्ट्री बना चुका था, दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी जिसका लिक्विड फ्यूल रॉकेट स्पेस तक गया। सब लोग रो रहे थे। इलॉन ने बस चुपचाप बोला, यही था या सब खत्म हो जाता। उसके कुछ दिन बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1600 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया 12 कार्गो फ्लाइट्स के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। स्पेसएक्स बच गया। उसी महीने टेस्ला भी मरने के करीब थी। ग्लोबल रिसेशन चल रहा था और इलॉन के पास कैश जीरो था। वो अपने दोस्त और भाई से लोन ले रहा था। अपनी मैक्लारेन F1 कार बेच दी, घर मॉर्गेज कर दिया। फिर उन्होंने बोला, मैं दोनों कंपनीज नहीं छोड़ सकता, ये मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों को बचाऊंगा। दिसंबर 2008 के क्रिसमस वीक में जब सब लोग छुट्टी पे थे, एक मिरेकल हुआ। टेस्ला को एक न्यू इन्वेस्टमेंट राउंड मिल गया। कंपनी बच गई और इलॉन के पास फिर से एक रीजन था जीने का। उनके दोस्त कहते हैं, वो इंसान नहीं मशीन है। जब सब हार जाते हैं तब वो शुरू करता है। इलॉन कहता है, मुझे फेलियर से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस ट्राई ना करने से प्रॉब्लम है। स्पेसएक्स के बाद उन्होंने फोकस किया रीयूजेबिलिटी पे, रॉकेट रीयूज करने का आइडिया, जिससे कॉस्ट 10x कम हो जाए। लोगों ने कहा इम्पॉसिबल है। इलॉन ने बोला, अगर एयरप्लेन हर फ्लाइट के बाद फेंक दो तो कोई अफोर्ड नहीं करेगा, रॉकेट्स भी ऐसे ही होने चाहिए। और फिर आया फैल्कन 9, रीयूजेबल रॉकेट जो लैंड भी कर सकता था। जब पहली बार वो रॉकेट सेफली अर्थ पर वापस आया, इलॉन रो पड़ा। उसने ट्वीट किया, वेलकम होम बेबी।
टेस्ला के साइट पे भी मिरेकल हो रहा था। रोडस्टर के बाद मॉडल एस आई, एक सेडान जो सुपर कार से भी फास्ट थी। लोग शॉक्ड थे। टेस्ला ने इंडस्ट्री को हिला दिया। ऑयल कंपनीज गुस्सा, कार कंपनीज जेलस, लेकिन इलॉन अनस्टॉपेबल था। वो कहते थे, मैं पैसा बनाने के लिए बिजनेस नहीं करता, मैं फ्यूचर बनाने के लिए करता हूँ। और जब उनसे पूछा गया अगर सब फेल हो गया तो उनका जवाब था, एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। 2009 के बाद इलॉन मस्क का लाइफ एक नए चैप्टर में घुस गया था। अब उनके पास 2 बच्चे थे, स्पेसएक्स और टेस्ला, और दोनों बच गए थे डेथ के मुंह से। पर इलॉन का गोल सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, वो दुनिया बदलने निकला था। स्पेसएक्स ने फैल्कन 1 से अपना नाम बना लिया। अब उनका अगला स्टेप था फैल्कन 9, एक बड़ा रॉकेट जो हैवी पेलोड्स ले जा सके और रीयूजेबल हो। इलॉन ने कहा, हम रॉकेट बनाएंगे जो खत्म नहीं होगा, बल्कि वापस आए और फिर यूज हो। सब लोग हंस पड़े। नासा के पुराने इंजीनियर्स बोले, इम्पॉसिबल है। इलॉन ने मुस्कुरा के बोला, इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई करके ना दिखा दे। 2010 में फैल्कन 9 का पहला लॉन्च हुआ और वो सक्सेसफुल रहा। रॉकेट ऑर्बिट तक गया और वर्ल्ड ने स्पेसएक्स को सीरियस लेना शुरू कर दिया। फिर इलॉन ने एक और ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ड्रैगन कैप्सूल, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सप्लाईज ले जा सके। 2012 में ड्रैगन ने आईएसएस तक पहुंच के हिस्ट्री बना दी। पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने नासा के लेवल का काम किया। इलॉन का ट्वीट आया, मिशन अकम्प्लिश्ड, और उस दिन से नासा भी स्पेसएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स देने लगा। अमेरिका ने दोबारा स्पेस ड्रीम्स पे भरोसा करना स्टार्ट किया। पर इलॉन यहाँ नहीं रुका। उसका नेक्स्ट ऑब्सेशन था रीयूजेबिलिटी। हर लॉन्च के बाद वो रॉकेट के फुटेजेस एनालाइज करता, सिमुलेशंस चलाता। 2015 में पहली बार उन्होंने फैल्कन 9 का बूस्टर सेफली अर्थ पे लैंड कराया। जब वो रॉकेट वर्टिकल लैंड हुआ और धूल के क्लाउड में खड़ा हुआ, इलॉन रो पड़ा। उसने बोला, इट्स लाइक वॉचिंग योर बेबी कम होम। ये मोमेंट स्पेस हिस्ट्री में लिखा गया। अब स्पेस चीप बनने लगा था। उसी दौरान टेस्ला भी अपना रेवोल्यूशन ला रही थी। रोडस्टर के बाद इलॉन ने एक प्लान बनाया, मास्टर प्लान। स्टेप 1 एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार, स्टेप 2 मिड रेंज लग्जरी कार, स्टेप 3 अफोर्डेबल मास कार। और इस प्लान से पैदा हुआ टेस्ला मॉडल एस, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान जो सुपर कार से तेज थी। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक सिर्फ 3 सेकंड में। लोग शॉक हो गए। इलॉन ने सिर्फ एक कार नहीं, एक स्टेटमेंट बनाया था, इलेक्ट्रिक कैन बी सेक्सी। मॉडल एस ने सब अवार्ड्स जीते। मोटर ट्रेंड मैगजीन ने बोला, बेस्ट कार एवर मेड। लेकिन इलॉन के लिए ये भी इनफ नहीं था। वो हर मीटिंग में पुश करता, और तेज करो और सस्ती बनाओ। उनके इंजीनियर्स कहते, सर इम्पॉसिबल है। इलॉन कहता, फिर तुम्हारा मिशन इम्पॉसिबल करना ही तो है। लेकिन जितनी सक्सेस बढ़ती गई उतना प्रेशर भी। इलॉन खुद फैक्ट्री में रहता, कभी फ्लोर्स पे सोता, कभी प्रोडक्शन लाइन के नीचे ब्लैंकेट लेके। वो कहता था, मैं अपने वर्कर्स से ज्यादा काम करता हूँ। अगर मैं 120 आवर्स वीक कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। उनके लिए परफेक्शन ऑब्सेशन बन गया था। 2016 में टेस्ला ने मॉडल 3 अनाउंस किया, एक अफोर्डेबल कार जिसे आम लोग खरीद सकें। उन्होंने कहा, ये फ्यूचर का आईफोन होगा, एक इलेक्ट्रिक कार जो हर घर तक पहुंचेगी। लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट होते ही सब कुछ बिगड़ गया। मशीन्स फेल हो गईं, लाइंस जैम हो गईं, कार्स डिलीवर नहीं हो रही थीं। इलॉन फैक्ट्री में ही शिफ्ट हो गया। रातों को स्ट्रेस में छुप के सो जाता था और सुबह 5 बजे वर्कर्स के साथ लाइन चलाता था। उसने कहा, ये हेल का फेज है। और दुनिया के सबसे रिच लोगों में से एक इंसान लिटरली स्लीपिंग बैग में फैक्ट्री फ्लोर पे सोता था। वो एक ट्वीट करता है, प्रोडक्शन हेल इज रियल। और लोग समझ नहीं पाए कि वो जोक कर रहा है या सच बोल रहा है। इलॉन के लिए टेस्ला सिर्फ बिजनेस नहीं था, मिशन था। वो कहता था, मैं चाहता हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हों तो दुनिया क्लीन एनर्जी पे चले। इस दौरान स्पेसएक्स और भी बड़ा हो गया। फैल्कन 9 रेगुलर लॉन्चेस कर रहा था। और फिर इलॉन ने एक और इनसेन आइडिया दिया, फैल्कन हैवी, 3 बूस्टर्स वाला जायंट रॉकेट जो सैटर्न वी के बाद सबसे पावरफुल था। 2018 में फैल्कन हैवी लॉन्च हुआ। इलॉन ने अपनी पुरानी रेड टेस्ला रोडस्टर उसमें डाल दी और कार को स्पेस में भेज दिया। उस कार के डैशबोर्ड पे लिखा था, डोंट पैनिक। और जब कार स्पेस में अर्थ के ऊपर फ्लोटिंग थी और डेविड बोई का स्पेस ऑडिटी बज रहा था, पूरी दुनिया इलॉन के पागलपन को सैल्यूट कर रही थी। उसी साल इलॉन ने एक और प्रोजेक्ट एक्टिवेट किया, स्टारलिंक। उनका ड्रीम था दुनिया के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचाना। थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजने का प्लान बनाया। नासा और गवर्नमेंट्स डाउट कर रहे थे, लेकिन इलॉन ने कहा, हम कम्युनिकेशन को डेमोक्रेटाइज करेंगे।
आज स्टारलिंक दुनिया के रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट दे रहा है, फ्रॉम वॉर जोन्स टू माउंटेन्स। पर जितनी सक्सेस इलॉन को मिली उतनी कंट्रोवर्सीज भी बढ़ी। उनका पर्सनल लाइफ एक रोलर कोस्टर बन गया। डिवोर्स के बाद उन्होंने एक्ट्रेस टैल्यूला राइली से शादी की 2 बार। एक बार की, फिर तोड़ दी, फिर दोबारा की, फिर तोड़ दी, फिर एम्बर हर्ड के साथ नाम जुड़ा और बाद में सिंगर ग्राइम्स के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। ग्राइम्स के साथ उनका कनेक्शन अलग था, दोनों फ्यूचरिस्टिक, दोनों थोड़े क्रेजी। उन्होंने एक बेटा पैदा किया जिसका नाम रखा XA12, जिसे इलॉन प्रोनाउंस करता था XA12। सब लोग कंफ्यूज हो गए। इलॉन खुश था, नॉर्मल नाम बोरिंग लगता है। उनके बच्चे के नाम से लेके उनके ट्वीट्स तक सब कुछ न्यूज बनता था। वो कभी डोज कॉइन पे मीम्स ट्वीट करता, कभी क्रिप्टो मार्केट हिला देता, कभी ट्विटर पे बोला टेस्ला स्टॉक टू हाई और नेक्स्ट डे स्टॉक गिर गया। लोग बोलते थे इलॉन अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इलॉन खुद कहता था मैं अनप्रेडिक्टेबल नहीं बनना चाहता। 2016 के आसपास उन्होंने एक और क्रेजी वेंचर स्टार्ट किया, न्यूरालिंक, जिसमें ब्रेन और कंप्यूटर कनेक्ट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही थी। वो कहता था अगर हम AI से कम्पीट करना चाहते हैं तो हमें अपने ब्रेन को अपग्रेड करना पड़ेगा। लोग डरे हुए थे, पर इलॉन के लिए ये नेचुरल था, ह्यूमन एवोल्यूशन नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। न्यूरालिंक के ट्रायल स्टार्ट हुए और उन्होंने अनाउंस किया हम पैरालिसिस वाले लोगों को दोबारा मूव करने में मदद करेंगे। ये इलॉन का सॉफ्ट साइड था, टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए। उसके बाद आई द बोरिंग कंपनी, जिसमें उन्होंने कहा ट्रैफिक बोर करता है तो हम नीचे टनल बनाएंगे। सबको लगा वो जोक कर रहा है, पर कुछ महीने बाद उन्होंने लास वेगस में टनल्स बना दी और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अंडरग्राउंड ट्रैक रेडी कर दिया। इलॉन का हर आइडिया पहले मीम लगता था, फिर रियलिटी बन जाता था। 2018 में टेस्ला ने फाइनली मॉडल 3 मास प्रोड्यूस कर ली। मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स आए, कंपनी प्रॉफिट में गई और इलॉन, जिसे कभी फ्रॉड और ल्यूनेटिक बोला गया था, अब वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बन गया। उसने कहा मुझे पैसा का कोई शौक नहीं, मुझे बस स्पेस जाना है। और तब उसने अपना सबसे बड़ा मिशन अनाउंस किया, स्टारशिप और मार्स कॉलोनी। इलॉन ने कहा अगर इंसानियत को सरवाइव करना है तो हम एक ही प्लैनेट पे नहीं रह सकते। स्पेसएक्स ने एक जायंट रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन किया, स्टारशिप। उसने बोला मैं मरना चाहूंगा मार्स पे, लेकिन क्रैश करके नहीं। और जब पहला स्टारशिप टेस्ट हुआ और एक्सप्लोड कर गया, इलॉन हंसा और बोला एटलीस्ट हमने कुछ सीखा। दुनिया के लोग इलॉन को अलग नजर से देखने लगे। कुछ लोग उन्हें जीनियस बोलते, कुछ लोग उन्हें विलन, कुछ कहते वो टोनी स्टार्क हैं, कुछ कहते वो मैड साइंटिस्ट। लेकिन एक बात सबको मालूम थी, इलॉन मस्क इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर सक्सेस के साथ उनका स्ट्रेस भी बढ़ता गया। वो ट्विटर पे ज्यादा टाइम लगाने लगा, कंट्रोवर्सीज में फंसने लगा। SEC ने उन पे केस भी डाला। उन्होंने कहा आई डोंट केयर, पर अंदर से वो थक गया था। उन्होंने कन्फेस किया मैं अकेला हूँ, रातों में सो नहीं पाता, मैं चाहता हूँ कोई मुझे समझे। ये लाइन उनके दर्द को दिखाती है, एक इंसान जो दुनिया जीत गया लेकिन खुद से पीस नहीं मिला। इलॉन का लाइफ एक पैराडॉक्स है, जितनी ज्यादा उसने दुनिया को इंस्पायर किया उतना ज्यादा वो अपने इमोशंस से दूर होता गया। वो कहता है मैं इमोशंस फील करता हूँ पर मैं उन्हें शो नहीं करता, अगर मैं सॉफ्ट बन गया तो काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब भी कोई पूछता क्या तुम्हें कभी रिग्रेट होता है, इलॉन कहता नहीं, अगर मैं वापस जाता भी तो सब कुछ फिर से वैसे ही करता। वो इंसान जिसे बचपन में सब वियर्ड बोलते थे, आज उसने दुनिया को सिखाया वियर्ड होना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। 2020 के बाद इलॉन मस्क का लाइफ एक ग्लोबल ड्रामा बन गया था। हर दिन कोई नई हेडलाइन, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई कंट्रोवर्सी। पर जितना लोग कंफ्यूज हुए उतना इलॉन खुश था, क्योंकि वो अटेंशन नहीं चाहता था, वो इम्पैक्ट चाहता था। उसके लिए हर दिन एक मिशन था और हर प्रोजेक्ट एक रेवोल्यूशन। कोविड के टाइम जब दुनिया रुक गई थी, इलॉन ने अपनी फैक्ट्रीज चालू रखी। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया शटडाउन, लेकिन इलॉन ने बोला मुझे जेल भेजना है तो भेज दो, पर टेस्ला बंद नहीं होगा। उसका रीजन सिंपल था, मैं नहीं मानता कि हम सब घर बैठकर प्रोग्रेस करेंगे। लोग उसके अगेंस्ट हुए, लेकिन इलॉन ने प्रूव कर दिया कि उसका बिजनेस अनस्टॉपेबल है। वो कहता था फियर सबसे बड़ा वायरस है। उस वक्त टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन गई थी, मार्केट कैप टोयोटा और मर्सिडीज के कंबाइंड से भी ज्यादा। इलॉन के पास अब पैसा ज्यादा था, पर फोकस वही, फ्यूचर बनाना। उसने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मार्स चाहिए। और स्पेसएक्स ने स्टारशिप के प्रोटोटाइप बनाना स्टार्ट कर दिया, एक रॉकेट जो पूरा रीयूजेबल हो और मार्स तक 100 लोग ले जा सके।
टेक्सास के बोका चिका डेजर्ट में स्पेसएक्स ने अपना स्पेसपोर्ट बनाया, जिसे इलॉन ने नाम दिया स्टारबेस। वहां हर दिन एक्सप्लोजन्स होते, लोग लाइव स्ट्रीम्स देखते और हैशटैग ट्रेंड करते, #SpaceX लॉन्च। कुछ लोग कहते इलॉन फिर अपना रॉकेट उड़ा दिया, लेकिन इलॉन हर एक्सप्लोजन को सक्सेस कहते। उसने बोला, एक्सप्लोजन एक टेस्ट नहीं, एक स्टेप है। और जब 2023 में स्टारशिप का फर्स्ट स्टेज वापस लैंड हुआ बिना टूट के, इलॉन ने खुश होकर बोला, नाउ वी कैन गो टू मार्स। उसका मार्स मिशन अब सिर्फ सपना नहीं, एक डिटेल्ड प्लान बन चुका था। कॉलोनीज, सोलर फार्म्स, डोम्स और AI बेस्ड सिस्टम्स। वो कहता था, मार्स पर रहना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, हम हिस्ट्री लिखने वाले हैं। हर रॉकेट के टेस्ट पे इलॉन खुद वहां होता, हेलमेट पहने इंजीनियर्स के बीच, जैसे एक सोल्जर अपनी आर्मी के साथ। इसी टाइम पे उसके अंदर एक नया ऑब्सेशन जग गया, इंफॉर्मेशन कंट्रोल और फ्रीडम ऑफ स्पीच। इलॉन ने देखा कि सोशल मीडिया लोगों के थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है। एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं क्या देखना चाहिए क्या नहीं। उसने सोचा, अगर मुझे सच बोलने की फ्रीडम चाहिए तो मुझे प्लेटफॉर्म खुद लेना होगा, और तब उसने डिसाइड किया ट्विटर खरीदने का। 2022 में इलॉन ने $44 बिलियन में ट्विटर ले लिया। पूरा वर्ल्ड शॉक में था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया का रिचेस्ट मैन एक मीम ऐप खरीद लेगा। लेकिन इलॉन के दिमाग में प्लान था, ट्विटर को एक डिजिटल टाउन स्क्वायर बनाना, जहां हर कोई अपनी बात रख सके। उसने तुरंत CEO, इंजीनियर्स और हाफ स्टाफ फायर कर दिए। ट्वीट्स आए, इलॉन डिस्ट्रॉइंग ट्विटर। इलॉन ने रिप्लाई किया, एक्चुअली आई एम सेविंग इट। उसने नाम बदल के रखा X, एक सिंबल जिसे वो अपनी लाइफ में बार बार यूज करता था। X.com, SpaceX, XAA12 और अब ट्विटर। उसके लिए X अननोन नहीं, इनफाइनाइट का साइन था। उसने कहा, मैं X को ऑल इन वन ऐप बनाऊंगा, पेमेंट्स, चैट, AI, एंटरटेनमेंट, सब कुछ। लोग कंफ्यूज हुए, पर इलॉन के प्लान्स कब समझ आते हैं। फिर आया AI का वॉर। इलॉन, जो कभी ओपन AI के फाउंडर थे, उन्होंने उस कंपनी से अलग होकर बोला, AI डेंजरस है, अगर कंट्रोल ना हुआ तो इंसानियत खत्म हो सकती है। उसने खुद एक राइवल कंपनी लॉन्च की, XAI, जिसका गोल था ट्रूथ सीकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कहता था, मैं नहीं चाहता कि AI ह्यूमन को रिप्लेस करे, मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ काम करे। XAI का चैटबॉट ग्रॉक लॉन्च हुआ, थोड़ा सार्कास्टिक, थोड़ा ऑनेस्ट, बिल्कुल इलॉन जैसा। वो कहता, AI को ह्यूमर और इमोशन दोनों समझना चाहिए। इलॉन के क्रिटिक्स कहते थे कि वो कंट्रोल फ्रीक हैं, लेकिन सपोर्टर्स कहते, अगर कोई फ्यूचर डिजाइन कर सकता है तो वो सिर्फ इलॉन है। उनके लिए इलॉन एक होप था, एक प्रूफ कि एक इंसान भी वर्ल्ड सिस्टम्स को चैलेंज कर सकता है। लेकिन जितनी बड़ी दुनिया उसके आसपास बनी, उतनी ही उसके अंदर खाली जगह बढ़ती गई। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, क्या तुम खुश हो, इलॉन ने थोड़ा सोचा और बोला, नहीं एग्जैक्टली, मैं प्रोडक्टिव हूँ बस। ये लाइन उसके दर्द का समरी थी। उसने दुनिया जीत ली थी पर पीस नहीं मिली थी। वो कहता था, मैं मार्स पे मरना चाहता हूँ लेकिन अकेला नहीं। उसके बच्चे बढ़ रहे थे, कुछ ग्राइम्स के साथ, कुछ पहले शादियों से। इलॉन के ट्वीट्स कभी उनके पर्सनल फीलिंग्स रिवील कर देते। एक बार लिखा, लव इज नॉट लॉजिकल, और एक और ट्वीट, इफ यू कांट हैंडल पेन यू कांट क्रिएट चेंज। ये दोनों लाइंस उसके दिल का हाल दिखाती हैं। एक इंसान जो फ्यूचर इंजीनियर कर रहा है पर अंदर से स्टिल एक वल्नरेबल ह्यूमन है। 2024 में स्पेसएक्स ने स्टारशिप का फुल स्केल टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया। नासा ने अनाउंस किया कि हम फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स को मून और फिर मार्स पे स्पेसएक्स के रॉकेट से भेजेंगे। इलॉन ने ट्वीट किया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री लाइफ विल बिकम मल्टी प्लैनेटरी। और उस वक्त उसके आंखों में वही स्पार्क था जो बचपन में होता था, जब वो स्टार्स के नीचे बुक्स पढ़ता था और सोचता था, हम यहाँ क्यों हैं। अब वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहा, वो एक फिलोसोफर जैसा बन गया था, टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानियत को रीडिफाइन करने वाला। उसने कहा, मैं चाहता हूँ जब मैं मरूं तो कोई कहे, ये बंदा ने इंसानियत को एक स्टेप आगे बढ़ाया। पर उसका लाइफ मैसेज सिंपल है, डोंट बी नॉर्मल। नॉर्मल लोग दुनिया नहीं बदलते, क्रेजी लोग ही करते हैं। और इलॉन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मैडनेस और जीनियस एक ही लाइन के दोनों साइड होते हैं। आज जब हम उसकी कहानी देखते हैं तो लगता है ये कोई सुपर हीरो मूवी नहीं, एक रियल ह्यूमन स्टोरी है। एक इंसान जिसे बचपन में बुली किया गया, जिसे अपने इमोशन समझ नहीं आए, जिसे हर किसी ने रिजेक्ट किया, उसने दुनिया को स्पेस तक पहुंचा दिया। उसने सपने में मार्स देखा और उससे प्लान बना दिया। उसने फेल होने से कभी डर नहीं किया, क्योंकि उसके लिए हर फेलियर एक डेटा पॉइंट था। अगर कोई पूछे
एलॉन मस्क को डिफाइन कैसे करोगे? तो जवाब होगा एक इंसान जो इम्पॉसिबल से प्यार करता है। वो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ जब तक उसमें लॉजिक और विजन हो, और यही उसका सुपर पावर है। दुनिया के लिए एलॉन मस्क एक बिलियनर है, लेकिन रियलिटी में वो एक साइंटिस्ट जैसा ड्रीमर है, जिसे आज भी लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है। चाहे एआई हो, मार्स हो या ह्यूमन माइंड, एलॉन हर जगह एक ही बात प्रूव करना चाहता है, लिमिटेशन सिर्फ दिमाग के अंदर होती हैं। और शायद इसीलिए वो हमेशा कहता है When something is important enough, you do it even if the odds are against you. जब कोई काम सच में इम्पोर्टेंट होता है तो तुम उसे करते हो चाहे चांसेस 0 ही क्यों ना हो। आज वो दुनिया के सबसे रिच इंसानों में से एक है, लेकिन उसके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, इम्पैक्ट है। वो चाहता है जब इंसानियत मार्स पे पहली कॉलोनी बनाए तो उसके नाम के साथ लिखा हो एलॉन मस्क, द मैन हु मेड अस रीच द स्टार्स। और जब वो एक दिन मार्स पे खड़ा होगा, उसके हेलमेट के रिफ्लेक्शन में अर्थ दिख रही होगी, एक ब्लू प्लैनेट जो छोटी सी लाइट की तरह चमक रहा होगा। शायद उस वक्त वो मुस्कुरा के बोले, देखा, मैंने कहा था इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है।